कुछ मोहब्बतें कहे बिना ही जी ली जाती हैं, कुछ जज्बात सिर्फ आंखों से बयां होते हैं, और कुछ कहानियां बस खामोशी में सांस लेती हैं। ये कहानी है एक ऐसे इश्क की जो कभी लबों तक ना आ सका, पर दिल की हर धड़कन में जिंदा रहा। नाम है इसका बेजुबान इश्क, एक अनकही प्रेम कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बारिश की वो रात अलग थी। दिल्ली की गलियों में अक्सर बारिश धुआं बनकर उतरती है, लेकिन उस रात एक ऐसी खामोशी शहर पर छाई थी जैसे किसी ने पूरी दुनिया को मूक बना दिया हो। सड़कों पर सन्नाटा था, गीली टाइलों पर गिरती बूंदों की टिपटपाहट, और बीच में एक साया भीगता हुआ, खुद से लड़ता हुआ, बस चलता जा रहा था। आरव कोट की जेब में हाथ डाले, नजरें जमीन पर गड़ाए, और दिल में ऐसा दर्द लिए जो न शब्द मांगता था न सहानुभूति। प्यार एक बार होता है, उसने खुद से बुदबुदाया, बाकी सब तो समझौते हैं। उसे गुजरे हुए 2 साल हो चुके थे उस एक लड़की को भुलाने की कोशिश करते हुए, जो उसे अधूरा छोड़ गई थी। फ्लैशबैक 2 साल पहले। आरव, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, बस इतना ही कहा था साक्षी ने, और उसका पूरा वजूद जैसे चटक गया था। आरव कुछ नहीं बोला, उसने ना बहस की, ना सवाल किया, सिर्फ खड़ा रहा जैसे कोई सैनिक अपने ही घर के मलबे को देखता है। और तब से वो चुप हो गया। वर्तमान। आज की बारिश उस चुप्पी को फिर से भिगो रही थी। वो उसी पुराने कैफे के सामने रुका जहां कभी दोनों घंटों बैठते थे। अब वहां एक नया साइन बोर्ड लगा था, साइलेंट ब्रू। अजीब नाम है, उसने मन में सोचा, और दरवाजा खोला। अंदर हल्की रोशनी थी, दीवारों पर किताबों की अलमारियां, धीमा सा पियानो म्यूजिक, और कोनों में बैठे कुछ अकेले लोग जैसे सब किसी न किसी सोच में डूबे हों। लेकिन एक चेहरा ऐसा था जो पूरी भीड़ में बिल्कुल अलग चमक रहा था। वो लड़की, छोटे बाल, सफेद कुर्ता, नीले दुपट्टे में लिपटी। उसकी आंखें गहरी, शांत, लेकिन बेहद बोलती हुई। और उसके सामने एक कैनवास था जिस पर वो कुछ बना रही थी, बिना कुछ बोले, बस पेंट कर रही थी। आरव वहीं ठिठक गया। कई सेकंड बीते, तब उसने देखा उस लड़की के सामने रखा बोर्ड। I can't speak, but my colors do. मैं बोल नहीं सकती, लेकिन मेरे रंग बोलते हैं। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकती सी महसूस हुई। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन उसकी खामोशी आरव के सीने में गूंजने लगी थी। आरव चुपचाप जाकर उसकी टेबल के सामने बैठ गया। लड़की ने एक नजर उसकी आंखों में देखी, मुस्कुराई, और हाथों से इशारा किया। ग्रेटर देन, क्या आप बैठना चाहते हैं? आरव ने सिर हिलाया, हाँ। वो लड़की कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर उसने अपनी डायरी निकाली और कुछ लिखा। ग्रेटर देन, आप थके हुए लगते हैं, लेकिन आप टूटे नहीं हैं। क्या आप कॉफी पसंद करते हैं? आरव ने पहली बार किसी अनजान की डायरी पढ़ते हुए रोने की इच्छा को जब्त किया। उसने सिर हिलाया, हाँ, बहुत पसंद है। शायद उसे पहली बार कोई समझने लगा था, बिना आवाज के। फिर लड़की ने अपना नाम लिखा, अभी। मैं बोल नहीं सकती, लेकिन तुम चाहो तो मैं लिखती रहूंगी। आरव ने जवाब में सिर्फ इतना कहा, और मैं पढ़ता रहूंगा। कुछ दिन बाद आरव अब रोज साइलेंट ब्रू आने लगा था, और हर रोज अभी उसे अपने रंगों, अपनी पेंटिंग्स और अपने इशारों से कुछ नया दिखाती। उन दोनों की बातचीत अब शब्दों से नहीं, नजरों और नोटबुक्स से होती। और धीरे धीरे आरव फिर से मुस्कुराने लगा। लेकिन अभी की खामोशी सिर्फ एक शारीरिक कमजोरी नहीं थी, उसमें एक रहस्य था। एक दिन आरव ने देखा अभी किसी कॉल से घबराकर बाहर भागी। वो छुपकर एक कोने में मोबाइल पर कुछ टेक्स्ट कर रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। आरव ने दूर से ही उसे देखा, लेकिन सवाल उसके भीतर गूंजने लगे। ये लड़की कौन है? किससे डरती है? क्या इसकी खामोशी के पीछे कोई दर्द है, या कोई साजिश? अभी तक जो कहानी शुरू हुई थी, उसकी गहराई अब और भी बढ़ने वाली थी। आरव की जिंदगी में अभी की मौजूदगी सिर्फ एक सहारा नहीं, बल्कि एक पहेली बन गई थी। उसकी खामोशी में छुपा सच आरव को हर पल खींच रहा था, और वो उसे जानने को बेकरार था। अगले दिन भी उसी कैफे के बाहर तेज बारिश हो रही थी। आरव ने छतरी खोली, लेकिन मन कहीं और था। अभी फिर वही बैठी थी, पेन से कुछ खींचती हुई, अपने कैनवास में डूबे हुए। आरव ने धीरे से उसके पास जाकर पूछा, लिखकर?
क्या तुम्हें मदद चाहिए? अभी ने उसकी तरफ देखा, एक पल के लिए मानो सारे सवाल उसकी आंखों से छलक गए हो, फिर उसने जवाब दिया, मुझे मदद की नहीं, बस साथ की जरूरत है। आरव ने सिर हिलाया, ये शब्द भले ना बोले गए हो, लेकिन उनके मायने हजारों शब्दों से ज्यादा थे। अभी के बारे में जानने की कोशिश में आरव ने धीरे धीरे एक खतरनाक खेल में कदम रख दिया था। एक दिन जब कैफे बंद होने को था, आरव ने देखा कि अभी कैफे के पीछे एक पुराने भूतिया मकान की ओर जाती है। मकान के दरवाजे पर एक धुंधला सा नाम लिखा था, शांति निकेतन। वो जगह जन्नत नहीं, बल्कि दर्द की परछाइयों से भरी थी। आरव ने उसे रोका, लेकिन अभी ने केवल अपनी डायरी में लिखा, यहाँ मेरी कहानी शुरू हुई और वहीं खत्म होनी है। आरव को लगा कि अभी की खामोशी के पीछे कोई बड़ा राज छुपा है। फिर एक रात जब वो कैफे से बाहर निकला, उसने देखा कि किसी ने अभी का पीछा किया था। उन अनजाने लोगों की निगाहें ठंडी और डरावनी थी। आरव ने फैसला किया, वह इस रहस्य को सुलझाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी के साथ आरव की बातचीत अब सिर्फ दोस्ती से बढ़कर कुछ खास हो रही थी। लेकिन एक और चेहरा था जो इस कहानी में घुसपैठ करने वाला था। राहुल एक आकर्षक और रहस्यमय युवक जो अचानक से अभी की जिंदगी में आया। उसकी मौजूदगी ने आरव के दिल में बेचैनी पैदा कर दी और उसने महसूस किया कि ये कहानी आसान नहीं होने वाली। एक दिन जब आरव और अभी कैफे में थे, राहुल अचानक से अंदर आया। उसकी नजरें केवल अभी पर टिकी थी, लेकिन उसने आरव को भी देखा। उसकी मुस्कान में कुछ छुपा था, एक चेतावनी, एक खतरा। राहुल ने कहा, अभी तुम तैयार हो? अभी ने बिना शब्द बोले सिर्फ हाँ में सिर हिलाया। आरव समझ गया कि अभी की खामोशी के पीछे जो भी था, वह एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा था। लेकिन वह लड़ाई अब अकेले लड़ने वाली नहीं थी। उसने खुद को संजोया, अपने टूटे दिल को संभाला और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अभी की आंखों में पहली बार एक चमक आई, भरोसे की चमक। आरव और अभी साथ में कैफे के बाहर खड़े हैं, बारिश के बाद की ठंडी हवा में। दोनों के दिल अब एक दूसरे की खामोशी और आवाज बन चुके हैं। रात के 10 बजे थे। शहर की सड़कें शांत थी, लेकिन आरव की रफ्तार में कुछ अलग ही उबाल था। ब्लैक जैकेट, स्लिम डेनिम और गले में पड़े कैमरे के पीछे वो महज एक फोटोग्राफर नहीं था। उसकी आंखों में एक ठंडा सा सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो सामने वाले की धड़कनें रोक दे। अभी उसके साथ कैफे से निकल रही थी। उनके बीच कोई बातचीत नहीं, बस मौन। लेकिन वो मौन एक जुड़ाव की तरह था। कैफे से थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि आरव की नजर पड़ी 2 बाइकर्स जो दूरी बनाकर उन्हें फॉलो कर रहे थे। अभी बेखबर थी, पर आरव नहीं। वो रुका, धीरे से अपना कैमरा नीचे रखा और फिर अपने बैग से एक ब्लैक लेदर ग्लव्स निकाले, जिनके अंदर उसका अतीत छिपा था। ग्रेटर देन किसी की खामोशी को कमजोरी समझने की गलती मत करना। ये उसके होंठ नहीं, उसकी आंखें कह रही थी। बाइकर्स आगे बढ़े, एक ने रॉड निकाली, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझते, आरव झपट कर आगे बढ़ा। पहले का रॉड छीनकर सीधा उसके हाथ पर, दूसरे की बाइक के ब्रेक पाइप पर एक जोरदार किक। 3 सेकंड, 2 दुश्मन ढेर, एक भी आवाज नहीं, बस हल्की सी हवा की सनसनाहट। अभी सन रह गई। ये लोग कौन थे? अभी ने इशारे से पूछा। आरव ने सिर झुकाकर जवाब दिया, ग्रेटर देन जो तू छोड़ आए है, वो तुझे छोड़ने को तैयार नहीं। अभी का चेहरा जर्द हो गया। उसने अपना स्केचबुक खोला और एक पुराने फोटो का कोना दिखाया। एक महल जैसा बंगला और एक नकाबपोश आदमी। आरव ने देखा और पहली बार उसने खुलकर कहा, ग्रेटर देन तू अब अकेली नहीं है। ये खामोशी अब मेरी भी है। उस रात अभी को पहली बार आरव के कमरे में आने का मौका मिला। दीवारों पर क्राइम मैपिंग, डायरी में असामान्य कोड्स, लैपटॉप पर सीसीटीवी फुटेज, चेहरे पहचानने वाला सॉफ्टवेयर। तुम फोटोग्राफर नहीं हो, है ना? अभी ने आंखों से पूछा। आरव मुस्कुराया, ग्रेटर देन फोटो लेना मेरा पेशा है, लेकिन जो चीजें लोग छुपाते हैं उन्हें पकड़ना मेरा जुनून है। अभी ने पूछा, तुम ये सब क्यों करते हो? आरव ने गहरी सांस ली। ग्रेटर देन क्योंकि किसी ने मेरी बहन को खामोशी से मार दिया था और पुलिस ने कहा कोई सबूत नहीं है। मुझे खामोशी से नफरत थी, लेकिन फिर तू मिली और समझ आया कि कुछ खामोशियां भी सच्ची होती हैं।
अवी की आंखों में नमी तैरने लगी। उसने आरव का हाथ थामा। अब कहानी एक नई दिशा में जा रही थी। राहुल, जो अवी के अतीत का हिस्सा था, अब खुलेआम खतरा बन गया था। अगले दिन एक चिट्ठी आई, कोई नाम नहीं, कोई दस्तखत नहीं, बस लिखा था, ग्रेटर देन अवी अगर जिंदा है तो तू मरा हुआ समझ। आरव ने चिट्ठी हाथ में ली, जलती सिगरेट से उसे जलाया और बोला, ग्रेटर देन अब ये खेल शुरू हुआ है। अवी खिड़की के पास खड़ी थी, चुपचाप। उसकी उंगलियां स्केचबुक के पन्नों पर नाच रही थी, लेकिन इस बार वो तस्वीर नहीं बना रही थी, वो खुद को समेट रही थी। आरव धीरे से पास आया। उसके हाथ में 2 कप कॉफी थे। ग्रेटर देन डर लग रहा है, उसने पूछा। अवी ने सिर हिलाकर हाँ कहा। आरव कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, ग्रेटर देन तू मुझसे डर मत, बाकी दुनिया का डर मैं संभाल लूंगा। वो पहली बार मुस्कुराई। उसकी मुस्कान टूटी थी पर सच्ची थी। आरव ने पूछा, ग्रेटर देन तू मुझे सच में नहीं बताना चाहती कि उस बंगले में क्या हुआ था? अवी ने सिर झुका लिया, फिर हिम्मत करके स्केचबुक खोली, एक पन्ना मोड़ा, फिर दूसरा, और फिर दिखाए एक तस्वीर। एक लड़का, उसके चेहरे पर वही मास्क, वही आंखें, वही बंगला। ग्रेटर देन वो मेरा मंगेतर था। नाम राहुल मल्होत्रा। शादी से 1 हफ्ता पहले उसने मुझे बेचा लोगों को उनकी पार्टी में। आरव की आंखों में खून दौड़ गया, लेकिन वो शांत रहा। ग्रेटर देन वो तुम्हें अब क्यों ढूंढ रहा है? क्योंकि मैं भाग आई थी, और शायद मैं उसके राज ले आई हूँ। आरव ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, लैपटॉप खोला, कोडिंग शुरू की, GPS ट्रैकिंग ऑन, एक अज्ञात नेटवर्क में लॉगिन। ग्रेटर देन तूने मुझे जो फोटो दी थी, उसके पीछे की जियो टैग लोकेशन में कुछ छुपा है। हम वहां जाएंगे, पर उससे पहले। आरव उठा। उसने एक छोटा सा चाकू निकाला। नहीं, ये हमला करने के लिए नहीं। उसने दीवार से एक नक्शा उतारा और उसके पीछे छिपा था एक फेक पासपोर्ट, एक फेक इट और एक रिवॉल्वर। ग्रेटर देन अब मैं सिर्फ फोटोग्राफर नहीं हूँ, अब मैं वो बनूंगा जिससे राहुल डरता है। 3 दिन बाद राहुल के एक बिजनेस पार्टी में आरव और अवी घुस चुके थे। अवी एक मूक डांसर की तरह और आरव एक स्पोर्ट्स फोटोग्राफर बनकर। भीड़ में अचानक एक नजर ठहर गई। राहुल, अब वो बदल चुका था, सूट बूट में, लंबी दाढ़ी, मुस्कुराता हुआ, लेकिन उसकी आंखें वैसी ही थीं, जानवर सी। राहुल की नजर अवी पर पड़ी, उसके चेहरे पर हल्की हैरानी और फिर क्रूर मुस्कान। ग्रेटर देन मुझे लगा था तू मर चुकी है, लेकिन तू तो मजे में है, राहुल ने कहा। आरव सामने आया। ग्रेटर देन तुमसे एक तस्वीर चाहिए थी। क्लिक। अब मैं तुम्हारे चेहरे के साथ खेल शुरू कर रहा हूँ। राहुल चौंका, लेकिन तभी उसका एक बॉडीगार्ड आरव की तरफ झपका। आरव ने बाजू घुमाई, सीधे गर्दन पर कलाई की पकड़। ग्रेटर देन तुम लोग सिर्फ ताकत दिखाते हो, हम लोग वक्त पर वार करते हैं। पार्टी में अफरा तफरी मच गई। आरव ने अवी का हाथ पकड़ा और दोनों पीछे के गेट से निकल पड़े। गाड़ी में बैठते ही आरव ने कहा, ग्रेटर देन राहुल को अब शक है, हमें उससे पहले उसके राज निकालने होंगे। अवी ने एक पेन ड्राइव निकाली। ग्रेटर देन शायद इसमें सब कुछ है, मेरी मम्मी ने शादी से पहले मुझे दी थी, बोली थी इसमें तेरे होने वाले का सच है। आरव ने पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाई, स्क्रीन चमकी, और जो खुला वो देखकर दोनों चौंक गए। ग्रेटर देन राहुल सिर्फ तस्कर नहीं था, वो एक अंतर्राष्ट्रीय किडनैपिंग नेटवर्क का हिस्सा था, और वो अवी को उसकी अगली डिलीवरी बना रहा था। अवी रो रही थी, पर उसकी आवाज नहीं थी, उसकी आंखों में सिर्फ टूटन थी। आरव ने उसका चेहरा पकड़ा। ग्रेटर देन अब मैं सिर्फ तेरा रक्षक नहीं हूँ, मैं तेरा न्याय भी हूँ। तेरे आंसू अब मेरी तलवार है। उसने अवी के माथे पर हाथ रखा। ग्रेटर देन ये वादा रहा, जब तक राहुल जिंदा है, मैं चैन से नहीं बैठूंगा, और जब तक तू मेरे साथ है, तू अकेली नहीं है। राहुल अपने अंधे कमरे में बैठा था। उसने अपनी स्क्रीन पर आरव और अवी की पार्टी वाली फोटो खोली, फिर बोला, ग्रेटर देन अब तू आया है खेल में, तो खत्म करके ही जाऊंगा। उसने फोन उठाया। ग्रेटर देन प्रोजेक्ट साइलेंस एक्टिवेट कर दो। बाहर तेज बारिश हो रही थी।
आरव खामोश खड़ा खिड़की से बाहर देख रहा था। पानी की बूंदें शीशे से टकराकर ऐसी आवाज कर रही थी, मानो अतीत की चीखें हों जो हर बार लौटकर आती है। कमरे में अभी थी, शांत, स्थिर, लेकिन अंदर से हिल चुकी। आरव की नजर उसकी स्केचबुक पर पड़ी, जहां एक नई तस्वीर थी, 2 आंखें, गहरी, भयावह और अधूरी। ग्रेटर देन, ये उसकी आंखें हैं ना? आरव ने धीरे से पूछा। अभी ने सिर हिलाया, हाँ। ग्रेटर देन, और ये अधूरी क्यों है? क्योंकि डर कभी पूरा नहीं होता, वो हमेशा अधूरा ही रहना चाहता है। आरव ने गहरी सांस ली। अब वक्त है डर को पूरा करने का, और फिर मिटा देने का। 3 घंटे बाद एक पुरानी फैक्ट्री के पास खड़ी थी आरव की बाइक। दीवारें जंग खा चुकी थी, और अंदर से कभी कभी किसी मशीन के चलने की आवाज आती थी, जो अब चालू नहीं थी, फिर भी चलती थी। ग्रेटर देन, इस फैक्ट्री का जिक्र राहुल की फाइल में था। यहीं से प्रोजेक्ट साइलेंस की शुरुआत हुई थी। अभी चौकी। प्रोजेक्ट साइलेंस। उसी समय अचानक पीछे से 2 परछाइयां उभरी। आरव पलटा, एक को मुक्का सीधा जबड़े पर, दूसरा पीछे से आया। आरव झुका और उसकी लात दीवार से जा लगी। तीसरा सामने से आया, हाथ में स्टनर। आरव मुस्कुराया। ग्रेटर देन, तुम लोग शायद भूल गए, मैं सिर्फ कैमरे से ही निशाना नहीं लगाता। उसने जमीन से गिरा रॉड उठाया और तीनों को एक ही झटके में नीचे गिरा दिया। वो अंदर दाखिल हुआ, अभी पीछे पीछे। अंदर एक बंद दरवाजा था, उस पर लिखा था साइलेंस यूनिट 12B। पास एक डिजिटल लॉक था। आरव ने अपनी घड़ी से वायर निकाली, कोडिंग शुरू की। 30 सेकंड में दरवाजा खुल गया। भीतर अंधेरा था और एक गंध, खून, जले हुए प्लास्टिक और पुराने जूतों की। वो दोनों धीरे धीरे अंदर बढ़े। एक कंप्यूटर टेबल, उस पर डस्ट जमा था, लेकिन हार्ड डिस्क जलने से बच गई थी। आरव ने जेब से एक मोबाइल हार्ड ड्राइव निकाली और कनेक्ट किया। स्क्रीन पर फाइलें उभरने लगी। ग्रेटर देन, प्रोजेक्ट साइलेंस। यह एक वॉइस अरेजर प्रोग्राम है, जिससे इंसानों की आवाज हमेशा के लिए मिटाई जा सकती है। अभी के चेहरे पर डर उतर आया। ग्रेटर देन, क्या राहुल ने मेरे साथ भी यही? आरव ने उसकी तरफ देखा। ग्रेटर देन, नहीं, तेरी आवाज खुद छुप गई थी डर के नीचे। अब उसे वापस लाना होगा। फैक्ट्री से लौटते वक्त राहुल की कार एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ी थी। उसके सामने एक नक्शा और स्क्रीन, जहां एक लाइव लोकेशन थी। आरव की बाइक की लोकेशन ट्रैक हो रही थी। ग्रेटर देन, अब तू जहां जाएगा, मौत तेरे पीछे होगी। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। ग्रेटर देन, आरव को खत्म करो और लड़की को जिंदा लाओ। रात 2:13 बजे आरव का अपार्टमेंट। अभी सो चुकी थी। आरव कंप्यूटर पर बैठा था। उसके सामने एक पुरानी वीडियो चली। ग्रेटर देन, एक कमरे में एक छोटी बच्ची खड़ी थी, डरी हुई, सहमी हुई। सामने राहुल। ग्रेटर देन, अब बोल ना, आवाज खो गई। आरव का चेहरा सख्त हो गया। ग्रेटर देन, अब वक्त है तेरे सारे पापों की सजा देने का। जैसे ही वो सिस्टम बंद करने लगा, एक मैसेज स्क्रीन पर उभरा। वेलकम टू स्टेज 2, नेक्स्ट, हर वॉइस और योर लाइफ। तभी बम फटने जैसी आवाज। अपार्टमेंट की खिड़की टूटी। एक धुआंधार ग्रेनेड कमरे में गिरा। आरव ने झुककर अभी को बचाया और उसे बाथरूम में धकेला। ग्रेटर देन, कोई अंदर आ रहा है, ताला लगाओ, आवाज मत करना। 3 नकाबपोश अंदर घुसे। आरव ने फर्नीचर की आड़ ली और जैसे ही पहला हमलावर पास आया, कुर्सी का टुकड़ा उसके चेहरे पर दे मारा। दूसरा पीछे से आया, चाकू लेकर। आरव ने उसका हाथ मोड़ा और दीवार से दे मारा। तीसरे ने बंदूक निकाली, लेकिन तब तक आरव ने टेबल की चेन उठाकर सीधा गले में फेंकी। तीनों नीचे। कमरा खामोश। अभी रो रही थी बाथरूम के अंदर। आरव ने दरवाजा खटखटाया। ग्रेटर देन, मैं हूँ, अब कोई खतरा नहीं। अंदर से एक धीमी खामोशी आई, लेकिन फिर दरवाजा खुला और पहली बार अभी ने हल्की सी आवाज निकाली, बहुत धीमी। ग्रेटर देन, आरव। आरव चौंका। उसने मुस्कुराकर कहा, ग्रेटर देन, तेरी आवाज वापस आ रही है, और ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। बाथरूम के दरवाजे के पास बैठी अभी कांप रही थी, पर उसकी आंखों में पहली बार वो डर कम था, जिसे वो बरसों से छिपाती आई थी।
आरव ने उसकी तरफ देखा, एक नजर में वो सब कुछ पड़ गया जो अभी ने कभी कहा नहीं था। ग्रेटर देन, तू डरती नहीं है, तू थक गई है डरते डरते। अब चल इस डर को खत्म करते हैं। अभी धीरे से उठी और आरव के साथ कमरे से बाहर निकली। सुबह 5:45 बजे वे दोनों शहर के एक सुनसान इलाके में पहुंचे, ब्लॉक 9, एक पुराना अस्पताल जिसे अब मेंटल करेक्शन सेंटर के नाम से जाना जाता था। सरकारी रिकॉर्ड में ये बंद था, लेकिन असल में यहीं पर प्रोजेक्ट साइलेंस के बचे हुए ऑपरेटिव्स अब भी काम कर रहे थे। आरव ने बूथ के नीचे एक वायर दबाया। पास की जमीन हल्की सी कांपी। एक छुपा हुआ रास्ता खुल गया, तहखाना। ग्रेटर देन, तू यहीं रुकेगी अभी। अगर मैं 1 घंटे में बाहर नहीं आया, निकल जाना फाइलों के साथ। दुनिया को दिखा देना कि खामोशी से बड़ा कोई गुनाह नहीं होता। अभी ने उसकी कलाई थाम ली। ग्रेटर देन, मैं अब चुप नहीं रहूंगी, साथ चलूंगी। आरव मुस्कुराया। ग्रेटर देन, ठीक है, फिर आज आवाज लौटेगी। और न्याय भी। तहखाने के भीतर दीवारों पर अजीब कोड लिखे थे। कुछ भाषाएं ऐसी थी जो अब प्रचलन में नहीं थी। जैसे ही वे भीतर गए, एक प्रोजेक्टर ऑन हो गया। राहुल का चेहरा लाइव फीड पर। ग्रेटर देन, तो तुम्हें मेरा तोहफा पसंद नहीं आया आरव? आरव ने स्क्रीन की तरफ देखा। ग्रेटर देन, तोहफा नहीं, गुनाह कहो। और अब उसका हिसाब देने का वक्त आ गया है। राहुल हंसा, एक पागलपन भरी हंसी। ग्रेटर देन, हिसाब? खामोशी की कोई गवाही नहीं होती मेरे दोस्त। ग्रेटर देन पर अब खामोशी टूट चुकी है, अभी ने कहा। उसकी आवाज थरथरा रही थी, पर सच बोल रही थी। राहुल चौंका। ग्रेटर देन, ओह, अब तू बोलने लगी। अच्छा है, क्योंकि अगला हिस्सा तुम्हारी ही जुबान काटने वाला है। स्क्रीन बंद हुई और तभी सामने के शटर से बाहर आए 5 हेविली आर्म्ड गार्ड्स। आरव ने झट से अभी को पीछे किया। गोलियों की बौछार हुई, दीवारों में सुराख हो गए। आरव ने पीछे से एक टूटे पाइप का इस्तेमाल कर गैस लीकेज कराया और फिर माचिस जला दी। धुएं और आग की आड़ में दोनों एक तरफ निकले, सीधा लैब की ओर। लैब 12 की अंदरूनी फाइलें। एक सिस्टम ऑन था जिसमें वॉइस कन्वर्शन टेस्ट 37 लिखा था। नीचे एक वीडियो चला जिसमें एक लड़की को इंजेक्शन दिया जा रहा था और फिर उसकी आवाज मशीन में दर्ज हो रही थी। वो लड़की कोई और नहीं, अभी थी। अभी की आंखों से आंसू निकल आए। ग्रेटर देन, मैं सिर्फ एक टेस्ट थी, सिर्फ एक फाइल। आरव ने गुस्से से मॉनिटर तोड़ डाला। ग्रेटर देन, अब ये सब रुकेगा, मैं तुझे वादा करता हूँ। उसने सारे डाटा अपने हार्ड ड्राइव में कॉपी किया। तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आई। ग्रेटर देन, रुको। राहुल, वो खुद वहां था, हाथ में एक हाई फ्रीक्वेंसी गन जो किसी की सुनने की शक्ति को स्थायी रूप से खत्म कर सकती थी। ग्रेटर देन, ये आखिरी चेतावनी है आरव। मेरी तकनीक को मिटाने की कोशिश मत कर, वरना जो थोड़ी बहुत आवाज तेरे अंदर बाकी है वो भी खत्म हो जाएगी। आरव मुस्कुराया। ग्रेटर देन, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मेरी आवाज सिर्फ गले से नहीं, आत्मा से निकलती है। राहुल ने गन ट्रिगर की तेज आवाज हुई। अभी वहीं खड़ी रही और अपनी स्केचबुक उठाई। उसने राहुल की तरफ वो पन्ना फेंका जिसमें उसकी आंखें बनी थी, गहरी, अधूरी। राहुल ठिठका। ग्रेटर देन, ये मेरी आंखें। उस पल की झिझक का फायदा उठाकर आरव ने उसकी गन नीचे फेंकी और खुद छलांग लगाकर राहुल से भिड़ गया। दोनों जमीन पर गिरे, एक दूसरे को मारते हुए। आरव के कंधे में गोली लगी, पर वो रुका नहीं। आखिरी पंच राहुल के जबड़े पर पड़ा, वो बेहोश हो गया। 15 मिनट बाद बाहर पुलिस आ चुकी थी। आरव ने सारा डाटा उन्हें सौंपा। प्रोजेक्ट साइलेंस का भांडा फूट चुका था। अभी अब पूरी आवाज में बोल रही थी और सबके सामने गवाही दे रही थी। 3 दिन बाद समंदर किनारे एक कॉफी शॉप। आरव और अभी एक साथ बैठे थे। ग्रेटर देन, तो अब क्या? अभी ने पूछा। आरव ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। ग्रेटर देन, अब तू बोलेगी और मैं सुनूंगा। अभी हंसी, वो खामोशी अब टूट चुकी थी। ग्रेटर देन, तो चलो आरव, एक नई कहानी शुरू करते हैं, इस बार आवाजों वाली। और इसी के साथ एक खामोश मोहब्बत ने अपनी पूरी आवाज पाली। स्थान, मुंबई क्राइम ब्रांच हेडक्वार्टर, इंटेलिजेंस विंग।
आरव का चेहरा अब हर न्यूज चैनल पर था। प्रोजेक्ट साइलेंस का विस्लब्लोअर एक गुमनाम फाइल एक्सपोज करने वाला आम आदमी नहीं, बल्कि एक स्पेशल इंटेलिजेंस ऑपरेटिव जिसे सिस्टम ने डेड घोषित कर दिया था। लेकिन इस बार वो जिंदा था और बोल रहा था। ग्रेटर देन मेरी खामोशी तुम्हारे सिस्टम की कमजोरी थी, अब मेरी आवाज तुम्हारे अंत की शुरुआत है। आरव प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी थी। रात बांद्रा के एक पुराने थिएटर के नीचे बने सीक्रेट रूम में फोन की स्क्रीन पर झुका हुआ एक आदमी किसी वीडियो को बार बार देख रहा था। उसका नाम था विक्रम सैनी, इंडियन इंटेलिजेंस का एक पूर्व अफसर जिसे गुप्त रूप से निष्कासित किया गया था। वो प्रोजेक्ट साइलेंस का असली निर्माता था और अब उसे अपना साम्राज्य खतरे में दिख रहा था। ग्रेटर देन आरव जिंदा है और अब वो आवाज बन चुका है। पर ये खेल मैंने शुरू किया था, खत्म भी मैं ही करूंगा। विक्रम ने एक कोड डायल किया, फेज 2 एक्टिवेट। अगली सुबह अवी का अपार्टमेंट मलाड। आरव खिड़की के पास खड़ा था, कॉफी हाथ में। अवी अभी सो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब वो डर नहीं था जो पहले उसकी पहचान था। आरव की नजरें उस पर रुकी, उसकी आंखों में राहत और कुछ अजीब सा सुकून था। लेकिन तभी उसके फोन पर एक कोडेड मैसेज आया, विक्रम जिंदा है और वो अब AVX लिस्ट ढूंढ रहा है। तुम्हारी आवाज अब एक युद्ध बन चुकी है। आरव का चेहरा सख्त हो गया। फ्लैशबैक 3 साल पहले लद्दाख बॉर्डर के पास एक सीक्रेट ऑपरेशन चल रहा था, कोड नेम AVX 121। ये एक आवाज आधारित माइंड कंट्रोल सिस्टम था जिसे विक्रम सैनी और आरव मिलकर बना रहे थे। विक्रम चाहता था कि इसका इस्तेमाल दुश्मन की जनता को नियंत्रित करने के लिए हो। आरव का इरादा सिर्फ आतंकियों की कम्युनिकेशन ब्लॉक करने तक सीमित था। आखिरकार मतभेद इतना बड़ा हो गया कि आरव को मिशन से हटा दिया गया और मीडिया को बताया गया कि आरव शहीद हो चुका है। लेकिन असल में वो मार दिया गया था, या फिर मारने की कोशिश की गई थी। वर्तमान लोअर परेल में एक पुराना वेयरहाउस। आरव और अभी पहुंचे उस लोकेशन पर जो मैसेज में दी गई थी। यहाँ कभी एक वायरलेस कम्युनिकेशन कंपनी का डेटा सेंटर था, लेकिन अब सब जला हुआ, वीरान और भूतहा लग रहा था। जैसे ही वे अंदर गए, एक बूट की आवाज गूंजी। ग्रेटर देन इतनी जल्दी भूल गए कि किसके लिए काम करते थे। आरव छाया से बाहर निकला। राहुल, वही राहुल जिसे उन्होंने मारा था, या ऐसा सोचा था। उसके चेहरे पर पट्टियां थी, लेकिन आंखों में वही पागलपन। ग्रेटर देन विक्रम सर का मैसेज लाया हूँ, वो कहते हैं। आवाज को मिटाना है, उसे बचाना नहीं। अगले ही पल 6 लोग बाहर आए, हाथों में M4 राइफलें, चेहरे पर इलेक्ट्रॉनिक मास्क। अवी का हाथ कांपा, लेकिन इस बार उसने खुद आरव को धक्का दिया और गन निकाल ली। अब मैं सिर्फ बोलूंगी नहीं, लड़ूंगी भी। फायरिंग शुरू हुई, सीमेंट की दीवारें चटकने लगी। आरव ने एक पिलर के पीछे से ग्रेनेड निकाला और उसे सामने की दिशा में उछाल दिया। धड़ाम, धुआं फैला। वे दोनों एक वेंटिलेशन पाइप से नीचे की ओर भागे। नीचे वेयरहाउस का अंडरग्राउंड डेटा सर्वर एरिया। यहाँ एक पुराना सर्वर ऑन था, स्क्रीन पर एक प्रोग्राम चल रहा था, AVXCORE.X एक्टिव। अवी ने स्क्रीन पर देखा, उसका ही वॉइस प्रोफाइल था। ग्रेटर देन ये मेरा दिमाग था, जिसे प्रोग्राम में कन्वर्ट किया गया। आरव ने कीबोर्ड पर कोड डाला, AVX सिस्टम को फॉर्मेट करना शुरू किया। लेकिन तभी ऊपर से विक्रम की आवाज आई, जैसे ही तुम AVX मिटाओगे, मुंबई की सिग्नल ग्रिड क्रैश हो जाएगी, हर कम्युनिकेशन ब्लैक आउट हो जाएगा। सोच लो आरव, आवाज बचाना है या पूरी शहर की खामोशी खरीदनी है। आरव रुका, उसकी उंगलियां हवा में थी। ग्रेटर देन विक्रम, मैं तुझे समझता था, लेकिन अब मैं तुझे मिटा दूंगा। क्लिक, फॉर्मेटेशन शुरू। पूरे सिस्टम में अलार्म गूंजा। 5 मिनट बाद बाहर की दुनिया में मुंबई की ज्यादातर मोबाइल टावर डाउन हो गए थे। सोशल मीडिया साइलेंट था, लोग चौंके, घबराए, लेकिन कुछ घंटों में सब रिकवर होने लगा। और तब तक विक्रम गायब हो चुका था। रात एक समंदर किनारे कब्रिस्तान के पास। आरव और अवी एक पुरानी कब्र के पास खड़े थे। वहां लिखा था, RAV वॉइस इज नेवर डेड, इट एकोज। अवी ने पूछा, ग्रेटर देन ये कब्र किसकी है? आरव ने कहा,
ग्रेटर देन वो आरव जो खामोशी से डरता था, अब जो जिंदा है वो खामोशी से लड़ता है। अभी ने उसका हाथ थाम लिया। ग्रेटर देन, तो फिर चलो इस आवाज को अब दुनिया तक पहुंचाते हैं। और उन्होंने नई लड़ाई की कसम खाई। स्थान दुबई, एक अंडरग्राउंड प्राइवेट मिलिट्री लैब। काले शीशों से ढकी एक बिल्डिंग के बेसमेंट में एक शख्स मॉनिटर के सामने बैठा था। कैमरों में मुंबई की हर गली की हलचल चल रही थी। विक्रम सैनी अब केवल एक पूर्व इंटेलिजेंस अफसर नहीं, बल्कि एक छाया साम्राज्य का निर्माता था। AVX प्रोजेक्ट भले ही मिटा दिया गया हो, लेकिन VCORE अभी जिंदा था, AVX का उन्नत और खतरनाक रूप। ग्रेटर देन आरव को लगा कि वो फॉर्मेट कर गया AVX को, लेकिन उसे क्या पता, मैंने उसकी आत्मा से उसकी आवाज चुरा ली थी। विक्रम ने अब AVX को अपग्रेड कर दिया था। अब ये सिर्फ आवाज को कंट्रोल नहीं करता था, ये उसे बदल देता था। दृश्य मुंबई, एक अंधेरी गली में एक रेस्तरां के पीछे। आरव और अभी को अब खुलेआम बाहर निकलना मुश्किल था। वे अब सिस्टम से नहीं, परछाइयों से लड़ रहे थे। वो एक पुराने कॉन्टैक्ट से मिलने जा रहे थे, रेहान खान, एक एक्स साइबर अफसर जो अब काली दुनिया में गोस्ट नाम से जाना जाता था। रेहान से मिलते ही आरव ने बिना भूमिका कह दिया, ग्रेटर देन, मुझे उस जगह जाना है जहां मेरी आवाज को मारा गया था। रेहान चुप रहा, फिर कहा, ग्रेटर देन, उस आवाज की कब्र दिल्ली में नहीं, दुबई में है भाई। और वहां तेरे दुश्मन का ताजमहल बन चुका है। फ्लैशबैक 4 साल पहले दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक मीटिंग। विक्रम और आरव दोनों एक खास बैठक में थे। सामने टेबल पर फाइलें बिखरी थी। एक प्रोजेक्ट था जिसमें नागरिकों की बातचीत सुनकर अपराधों को पहले से रोका जा सकता था। आरव को ये नैतिक रूप से गलत लगा। विक्रम बोला, ग्रेटर देन, अगर एक बच्चे की चीख सुनकर हम बम फटने से पहले किसी को पकड़ सकें, तो ये सुनना अपराध नहीं, कर्तव्य है। पर आरव चुप रहा, लेकिन उस दिन से उसने फाइलों की कॉपी बनाकर अपने पास रखना शुरू कर दिया। वर्तमान दुबई की उड़ान से पहले अभी एक CCTV फुटेज बार बार देख रही थी। एक चेहरा उसमें बार बार आता और हर बार थोड़ा बदल जाता। ग्रेटर देन, ये आदमी कोई एक नहीं है, ये एक विक्रम नहीं है, ये कोई मास्क है, एक पहचान जो हर किसी के चेहरे पर फिट हो जाती है। आरव समझ गया, विक्रम अब एक नाम नहीं था, वो सिस्टम था। दुबई, रात के 1:12 वॉइस कंट्रोल रिसर्च लैब। बॉडी स्कैन करके वे अंदर घुसे, यहाँ आए और आवाज के हजारों डाटा सेट्स थे। अचानक एक अलार्म बजा, इनविजिबल ड्रोन एक्टिवेटर। छत से एक स्पाइरल शेप का हथियार उतरा, ये आवाज को कैप्चर करके उसे रिवर्स इंजीनियर कर सकता था। अभी फुसफुसाए, ग्रेटर देन, अगर ये हमारी आवाज कैप्चर कर ले तो हम अपनी ही मौत का कारण बन जाएंगे। आरव ने जल्दी से लैपटॉप से एक ऑडियो फाइल चलाई। ये वही रिकॉर्डिंग थी जो उसने 4 साल पहले सरकार को भेजी थी, विक्रम के खिलाफ। लेकिन आवाज अब विकृत हो चुकी थी। ग्रेटर देन, दिस इज नॉट योर वॉइस एनीमोर आरव, दिस इज माइन। स्क्रीन पर विक्रम का मैसेज उभरा। अगले ही सेकंड लैब की लाइटें गुल हो गईं। दृश्य लैब का नीचे का हिस्सा। वे दोनों दीवार में बने सीक्रेट वेंट से गुजरे। वहां एक चेयर थी जिससे कोई बंधा था। ग्रेटर देन, रुको, कौन हो तुम? आरव ने पूछा। वो आदमी बुरी तरह घायल था, पर उसकी आंखों में पहचान थी। ग्रेटर देन, मैं हूँ अर्जुन मेहरा, AVX प्रोजेक्ट का पहला टेस्ट सब्जेक्ट। अभी ने दबी आवाज में पूछा। ग्रेटर देन, तुम्हारे साथ क्या किया गया? ग्रेटर देन, मेरी आवाज से मेरी यादें चुरा ली। अब मैं किसी का भी चेहरा देखता हूँ तो लगता है वो मैं हूँ, और मेरी आवाज उनकी जबान पर गूंजती है। आरव अब चौंक गया। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये आत्मा का अपहरण था। बाहर दुबई की एक सुनसान सड़क। विक्रम लाइव गया। पूरी दुनिया के हैकर फोरम पर उसने एक वीडियो छोड़ा। ग्रेटर देन, आज से आवाज सिर्फ अभिव्यक्ति नहीं, हथियार है। जो मेरी भाषा बोलेगा वही जिंदा रहेगा, बाकी खामोश हो जाएंगे। एक रिमोट आइलैंड पर एक बेस। अभी और आरव एक पुराने ब्रिज पर खड़े थे, नीचे समुद्र उफन रहा था। अभी ने उसकी आंखों में देखा। ग्रेटर देन, तू क्या सच में मानता है कि आवाज फिर से इंसानों की होगी? आरव मुस्कुराया। ग्रेटर देन, अब मैं आवाज नहीं हूँ, अभी मैं उसका युद्ध हूँ।
और वो दोनों धीरे धीरे ब्रिज के छोर से नीचे कूद गए, क्योंकि नीचे एक पनडुब्बी उनका इंतजार कर रही थी। मिशन VOICEBACK। दुबई की मिट्टी अब भी आरव के जूतों में बसी थी। रेगिस्तान की हवा में उसे अब भी पुराने सिस्टम की गंध आती थी, वो सिस्टम जो उसने कभी खुद के हाथों खत्म किया था, मगर अब वो एक नया रूप लेकर वापसी कर चुका था। पनडुब्बी में बैठते ही अभी ने अपने लैपटॉप से कनेक्ट होकर उस एन्क्रिप्टेड फाइल को खोलने की कोशिश की जो उन्हें लैब से मिली थी। वो फाइल बंद थी, मगर उसके भीतर कुछ ऐसा था जो उनकी दुनिया को हिला सकता था। आरव खामोश बैठा था, उसकी आंखों में वही ठंडी दृढ़ता थी जो उसे सब कुछ सहने के बाद भी चलाए जा रही थी। उसके फोन में सिर्फ एक रिकॉर्डिंग बची थी, विक्रम की आवाज में कहा गया एक वाक्य, अगर तू अपनी आवाज बचा नहीं सकता तो दूसरों की आवाज सुनने का हक भी खो देता है। पनडुब्बी का सफर लंबा था। अगले 4 घंटे उन्हें अरब सागर के नीचे एक पुराने खुफिया बेस तक ले जाने वाले थे। उस बेस में था एको ड्राइव, एक ऐसा प्रोटोटाइप जो आवाज की हर परत को ट्रैक कर सकता था, यहाँ तक कि झूठ और सच के बीच भी फर्क कर सकता था। अंदर पहुंचते ही सुरक्षा सिस्टम ने आरव और अवी दोनों के वोकल सिग्नेचर स्कैन किए। ये एकदम नई तकनीक थी, पासवर्ड नहीं, चेहरे नहीं, सिर्फ आवाज। बेस के भीतर एक बूढ़ा आदमी इंतजार कर रहा था। उसका नाम था राजीव शेखावत, भारत के पुराने रक्षा साइबर विंग का चीफ। तुम लोग बहुत देर कर चुके हो, उसने कहा। विक्रम अब सिर्फ एक आदमी नहीं रहा, वो एक नेटवर्क है, एक मानसिक वायरस। अवी ने पूछा, हमें इस फाइल को खोलना है, इसमें क्या है? राजीव ने कंप्यूटर पर कुछ कमांड टाइप किए। फाइल खुली। स्क्रीन पर जो वीडियो चला वो एक ट्रेनिंग सेंटर का फुटेज था, पर इसमें दिख रहा था विक्रम नहीं, बल्कि आरव था। वही एक्सरसाइज करते, वही लोगों को ट्रेनिंग देते। ये क्या है? अभी हैरान थी। राजीव ने गहरी सांस ली। ये विक्रम नहीं, तू है। और ये वही वीडियो है जो विक्रम ने तेरा चेहरा बदल कर छोड़ा है दुनिया के डार्कनेट पर। अब तू वांटेड है। आरव चुप रहा। उसकी आंखें शांत थी, मगर मन में तूफान चल रहा था। अब मैं सिस्टम से नहीं लड़ रहा, अब मैं खुद से लड़ रहा हूँ। राजीव ने एको ड्राइव को एक्टिवेट किया। मशीन एक चमकते हुए स्फीयर जैसा था जो हवा में तैर रहा था। इसके चारों ओर हल्की नीली रोशनी थी। तुम्हारी आवाज को रीमेक करने का सिर्फ एक तरीका है, तुम्हें खुद अपनी आवाज के खिलाफ बोलना होगा। अभी समझ नहीं पाए। राजीव ने समझाया, एको ड्राइव एक शख्स की असली और डुप्लीकेट आवाज के बीच फर्क कर सकता है, मगर इसके लिए तुम्हें अपने ही शब्दों को तोड़ना होगा, अपने ही सच को झूठ बनाना होगा। आरव ने सिर हिलाया। उसने माइक्रोफोन पकड़ा। सामने स्क्रीन पर विक्रम के पुराने भाषण का क्लिप चल रहा था। अब आरव को उन्हीं शब्दों को बोलना था, मगर एक अलग भावना, अलग सच के साथ। जैसे ही उसने बोला, एको ड्राइव की रोशनी बदल गई। नीले से पीली हुई, फिर हल्के लाल रंग में चमकने लगी। राजीव चिल्लाया, जारी रखो आरव, ये मशीन तुम्हारी सच्चाई को ढूंढ रही है। आरव ने आंखें बंद कर ली और फिर बोला, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी आवाज सुने, मैं चाहता हूँ कि लोग खुद बोले, सच बोले, डर के बिना। एको ड्राइव अब सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। मशीन ने विक्रम की डुप्लीकेट वॉइस को पकड़ लिया और उसे निष्क्रिय कर दिया। अवी की आंखों में आंसू थे। तू सच में अपनी आवाज को वापस ले आया। आरव हंसा, मैंने सिर्फ लड़ाई की शुरुआत की है। अब दुश्मन छुपा नहीं है, वो मेरी ही परछाई में है। राजीव ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी चीज करनी है, तुम्हें उस वॉइस को डिलीट करना है जो विक्रम ने तेरे नाम से बनाई है। उसके लिए तुम्हें लंदन जाना होगा, इंटर वॉइस सर्वर का मेन फ्रेम वही है। आरव ने बैग उठाया। उसके अंदर सिर्फ 2 चीजें थी, एक रिकॉर्डर और एक पुराना फाउंटेन पेन। अभी मुस्कुराई, अब आवाज बंद नहीं होगी ना? आरव ने कहा, अब आवाज नहीं, सन्नाटा मरेगा। अरब सागर की गहराइयों से बाहर निकलते ही सब कुछ बदल चुका था। दुश्मन अब अनदेखा नहीं था, वो हर स्क्रीन पर मौजूद था, हर डिवाइस में छिपा हुआ। आरव जानता था, अब जो लड़ाई थी वो सिर्फ बंदूक या कोड की नहीं, पहचान की थी। और पहचान मिटाने के लिए उसे उस जगह जाना था जहां उसकी झूठी पहचान बनाई गई थी, लंदन। हिथ्रो एयरपोर्ट पर कदम रखते ही एक अलग तरह की ठंडक महसूस हुई, मौसम की नहीं, बल्कि उस शहर की जिसने टेक्नोलॉजी की आड़ में कई मासूम आवाजों को निगल लिया था।
अभी उसके साथ थी, पहले की तरह कोमल और फोकस्ड, लेकिन अब उसकी आंखों में कुछ और था, एक न खत्म होने वाली जिज्ञासा और एक अनकही बेचैनी। ग्रेटर दैन, ये शहर जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी, अभी ने कहा। ग्रेटर दैन, खूबसूरती तभी तक है जब तक सच छिपा हो, आरव ने जवाब दिया। वे सीधे उस जगह पहुंचे जहां इंटरवॉइस सर्वर का बैकअप था, एक पुरानी सी बिल्डिंग जो बाहर से किसी ऑफिस जैसी लगती थी, लेकिन अंदर से एक हाई एंड डाटा सेंटर था। अंदर घुसने से पहले उन्हें एक खास कोडिंग पास चाहिए था। ये पास उन्हें सिर्फ एक इंसान दे सकता था, नूरा, एक हिट एंड रन हैकर जो अब अंडरग्राउंड थी। उसे ढूंढना आसान नहीं था। आरव और अभी लंदन की गलियों में छिपे हुए एक पुराने टाइपराइटर शॉप में पहुंचे जहां नूरा को आखिरी बार देखा गया था। दुकान के अंदर अंधेरा था। दीवारों पर टाइपराइटर के पुर्जे टंगे थे और एक कोने में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। ग्रेटर दैन, हम नूरा से मिलने आए हैं, अभी ने कहा। ग्रेटर दैन, बूढ़ी औरत हंसी। जो लोग नूरा से मिलना चाहते हैं वो पहले खुद को खोते हैं। अचानक पीछे की दीवार खुली और एक संकरी सुरंग दिखी। दोनों उसमें घुस गए। वो सुरंग किसी पुरानी मेट्रो टनल से जुड़ी हुई थी और वहां एक लाइट के नीचे लैपटॉप और ड्रोन के बीच नूरा बैठी थी। उसके बाल सफेद थे मगर आंखें कंप्यूटर से भी तेज। ग्रेटर दैन, आरव, उसने बिना देखे कहा, तू आखिर आ ही गया। आरव चौंका, तुम जानती थी मैं आऊंगा। ग्रेटर दैन, जिस दिन तुमने विक्रम के खिलाफ आवाज उठाई उसी दिन से मैंने तुम्हारा ट्रैकिंग शुरू किया। तुम्हें अपनी पहचान मिटानी है मगर उसके लिए एक चीज खोनी होगी। ग्रेटर दैन, क्या? ग्रेटर दैन, अपना अतीत। नूरा ने एक डिवाइस निकाली, एक माइक्रोचिप जो आरव के गले के पास लगाई गई। कुछ ही सेकंड में उसकी डिजिटल पहचान विक्रम की बनाई हुई छवि से अलग हो गई, मगर साथ ही उसका पुराना डेटा, उसके असली फोटो, स्कूल रिकॉर्ड, कॉलेज की डिग्रियां सब मिट गए। ग्रेटर दैन, अब तू सिर्फ आरव नहीं, तू एक खामोशी है। इस नई पहचान के साथ वो इंटरवॉइस के मेनफ्रेम तक पहुंचे। वहां की सिक्योरिटी ऑटोमेटिक थी, वॉइस, पल्स और ब्रेन वेव्स से चलने वाली। मगर नूरा ने उन्हें एक चाबी दी थी, संगीत। ग्रेटर दैन, विक्रम ने अपनी वॉइस क्लोनिंग उसी स्केल में की थी जो पुराने भारतीय राग पर आधारित है। अगर हम उससे उल्टा राग चलाएं तो सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा। अभी ने अपने मोबाइल में वही स्केल प्ले किया, राग भैरवी का रिवर्स वर्जन। और जैसे ही उसने चलाया, सारे स्कैनर ब्लाइंड हो गए। वे मेनफ्रेम तक पहुंचे। अंदर हजारों तार, चिप्स और मॉड्यूल्स की एक जीवित सी दिखने वाली संरचना थी, जैसे एक मशीन सांस ले रही हो। आरव ने अपना रिकॉर्डर निकाला और वो असली आवाज प्ले की जो उसने विक्रम की डुप्लीकेट वॉइस को हराकर एको ड्राइव में रिकॉर्ड की थी। जैसे ही वो आवाज वहां चली, सिस्टम में हलचल हुई, एक चीख जैसी डिजिटल गूंज, और फिर सब कुछ शांत। स्क्रीन पर लिखा आया, आइडेंटिटी रिबूटेड। आरव ने चैन की सांस ली, मगर तभी एक स्क्रीन पर मैसेज चमका। ग्रेटर दैन, तुमने मेरी परछाई को मिटाया है मगर मैं अब भी जिंदा हूँ, असली आवाज के पीछे एक खामोशी बनकर। मिलेंगे वहां जहां सन्नाटा जन्म लेता है। विक्रम की वापसी का संकेत था ये। अभी घबरा गई, अब क्या? आरव ने उसकी ओर देखा। ग्रेटर दैन, अब लड़ाई असली होगी, क्योंकि अब वो छिपा नहीं है, वो हर इंसान की खामोशियों में घुल चुका है। स्थान, लंदन से लौटने के 5 दिन बाद, भारत गुप्त लोकेशन। काली वर्दी पहने कुछ लोग एक स्क्रीन के सामने खड़े थे, जहां आरव का चेहरा बार बार फ्लैश हो रहा था, लेकिन हर बार एक नया नाम, जेड, शेड, गोस्ट। इन सब के बीच एक नया कोड उभरा, प्रोजेक्ट परछाई। आरव अब एक नए नाम से जाना जाने लगा, जेड, एक ऐसा एजेंट जो सिस्टम में नहीं था, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई दस्तावेज नहीं। वो अब सिर्फ आवाज में नहीं, परछाइयों में जिंदा था। ग्रेटर दैन, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, अभी ने कहा, जो अब अंडरकवर कमांड नेटवर्क का हिस्सा बन चुकी थी। ग्रेटर दैन, विक्रम की अगली चाल क्या है? आरव ने पूछा। ग्रेटर दैन, ऑपरेशन MAYA, एक वर्चुअल रियलिटी जो सच को बदल देगी। एक अज्ञात स्थान पर सैकड़ों लोग VR हेडसेट्स पहने बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी, लेकिन दिमाग जाग रहा था एक झूठे संसार में। ग्रेटर दैन, इस दुनिया में लोग अपने डर भूल जाते हैं, लेकिन खुद को भी खो देते हैं, अभी ने समझाया।
विक्रम अब खुद सामने नहीं आता था, वो एक डिजिटल देवता बन चुका था जो हर इंसान को उनके सपनों की झूठी दुनिया में बांध रहा था। और इस बार टारगेट था भारतीय संसद। एक बिल पास करवाना जिससे वर्चुअल ट्रुथ को संवैधानिक मान्यता मिल जाए। ग्रेटर देन अगर ये पास हो गया तो फिर सच कोई मायने नहीं रखेगा, आरव ने कहा। आरव और अभी एक पत्रकार के रूप में संसद में दाखिल हुए। वहीं उन्हें मिला आर्या, एक सीनियर रिपोर्टर जो कभी आरव की जिंदगी का हिस्सा थी। ग्रेटर देन तुम मर चुके थे, आर्या बोली। ग्रेटर देन हाँ, और अब जो जिंदा है वो आरव नहीं, उसकी परछाई है। आर्या ने संसद के अंदर चल रही बातचीत की रिकॉर्डिंग दिखाए, एक प्रपोजल जिसके जरिए हर नागरिक का वॉइस प्रिंट स्कैन किया जा रहा था। ग्रेटर देन ये सर्वेलेंस नहीं, मानसिक गुलामी है, आरव बुदबुदाया। अब एक ही रास्ता था, उस बिल को पास होने से रोकना। लेकिन इसके लिए उन्हें पार्लियामेंट के एको रूम में घुसना था जहां हर शब्द रिकॉर्ड होता है और हर कदम पर नजर होती है। एको रूम कोई आम जगह नहीं थी, वहां बोलने से पहले सोचने की भी अनुमति नहीं थी। एक ऑटोमेटेड सिस्टम हर आवाज को मैच करता था पुराने डेटा से। आरव ने अपने वॉइस पिच को मैनिपुलेट किया और अभी ने एक नई एको फिल्टर बनाई जिससे उनकी आवाजें मैच न हो सके। ग्रेटर देन अब बोलना तुम्हें नहीं, मुझे पड़ेगा, अभी ने कहा। ग्रेटर देन तुम्हारी आवाज पहचान ली गई तो, आरव ने चिंता जताई। ग्रेटर देन तो मैं भी एक परछाई बन जाऊंगी। अंदर दाखिल होते ही चारों ओर साउंड वेव्स के होलोग्राम्स घूमने लगे। हर आवाज गूंज रही थी जैसे लाखों सच और झूठ आपस में लड़ रहे हो। ग्रेटर देन विक्रम का नाम यहाँ गूंज रहा है, अभी ने कहा, लेकिन आवाज उसकी नहीं है। ग्रेटर देन मतलब कोई और है जो विक्रम के नाम पर खेल रहा है। एको रूम के बाहर उनका सामना हुआ एक पुराने दुश्मन से, कबीर, एक रॉ एजेंट जिसे मरा हुआ समझा गया था। ग्रेटर देन तुम दोनों ने मुझे मरा समझा, लेकिन मैं ही था जिसने विक्रम को बनाया। कबीर ही वो असली मास्टरमाइंड था जिसने इंटर वॉइस सिस्टम को डिजाइन किया था। विक्रम तो बस एक फेस था। ग्रेटर देन अब मेरी आवाज इस देश का संविधान बदल देगी, कबीर चिल्लाया। लड़ाई शुरू हुई, मानसिक, तकनीकी और शारीरिक। कबीर के पास एक डिवाइस था जिससे वो किसी की भी आवाज को एग्जैक्ट कॉपी बना सकता था। ग्रेटर देन अब मैं आरव की आवाज में संसद को आदेश दूंगा और देश की असलियत बदल दूंगा। आरव को समझ आ गया था कि अब कोई तकनीक नहीं, सिर्फ एक चीज इसे रोक सकती है, एक असली इंसान की सच्ची आवाज। ग्रेटर देन मेरी आवाज लो, लेकिन उसमें वो दर्द भी होगा जो तुम कभी समझ नहीं सकते, आरव ने डिवाइस की ओर बढ़ते हुए कहा। एक जोरदार धमाका हुआ, एको फिल्टर ओवरलोड हो गया। कबीर की कॉपी की गई आवाजें गड़बड़ा गई। सिस्टम ने कहा, ग्रेटर देन ऑथेंटिसिटी चेक फेल्ड, फेक इनपुट डिटेक्टेड। आरव ने संसद में लाइव जाकर सच बोल दिया, अपने असली नाम, पहचान और दर्द के साथ। ग्रेटर देन मैं आरव हूँ और मैं झूठी आवाजों का विरोध करता हूँ। अगर मेरी आवाज में ताकत है तो मैं इसे एक सच्चे कल के लिए देना चाहता हूँ। बिल रिजेक्ट हो गया। कबीर को गिरफ्तार कर लिया गया और इंटर वॉइस सिस्टम को डिसमेंटल कर दिया गया। पर आरव जानता था कि ये सिर्फ एक लड़ाई थी। ग्रेटर देन आप क्या? अभी ने पूछा। ग्रेटर देन अब हमें उस माया को खत्म करना है जो लोगों को खुद से दूर कर रही है, आरव ने जवाब दिया। ग्रेटर देन और फिर? अभी मुस्कुराए। ग्रेटर देन फिर मैं तुम्हें एक चाय पर ले जाऊंगा, बिना किसी माइक्रोफोन के। वे दोनों खामोशी में मुस्कुराए, एक सच्ची खामोशी जो सिर्फ सन्नाटे में नहीं, एक दूसरे के दिल में गूंज रही थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आगे की रोमांचक कहानी सबसे पहले देख सकें।